नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजयमुर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से जो करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराता हूँ, तो आप इनको एक अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आसानी रहे। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। तो आपके मुख्य रूप से दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है रूस की जो कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसने कि भारत की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड के साथ जो समझौता किया है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ जो समझौता किया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को संसद भवन की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो ठेका मिला है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस फार्मा कंपनी के साथ समझौता किया है जिसके तहत भारत की यह कंपनी भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल करेगी? तो राइट आंसर है हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, इसने भारत की जिस फार्मा कंपनी के साथ जो समझौता किया है, तो इसमें आपको वैक्सीन का नाम याद रखना है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन। इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है समझौता किया है इस रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने। तो विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। विद्यार्थियों, हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पर विद्यार्थियों जो फंड सब छूटा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने एक समझौता किया है और इसके तहत डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए क्लिनिकल ट्रायल करेगी। ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहने और मंजूरी मिलने के बाद रूस की सॉवरेन वेल्थ फंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को 10 करोड़ डोज इस वैक्सीन के बेचेगी। विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताऊं इसमें कि वैक्सीन बनाने वाली रूसी संस्था ने भारत सरकार को वैक्सीन के शुरुआती दोनों चरणों के ट्रायल के व्यापक डाटा जो है उपलब्ध करा दिए हैं और अब भारत में इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल शुरू होंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रायल का जो कार्य करेगी वो जो कार्य करेगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। अभी मैंने आपको जैसा बताया समझौता हुआ है। तो यहाँ पर एक और बात आपको मैं बताऊं, कोरोना वायरस से बचाने वाली इस वैक्सीन जिसका नाम मैंने बताया स्पुतनिक 5, तो इस वैक्सीन को रूस के गामालेया रिसर्च सेंटर, मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, गामालेया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इसको बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो अतिरिक्त क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो यही आपको ध्यान रखना है कि इस वैक्सीन का यानी कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, तो रूस के गामालेया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इसने जो है इसका निर्माण किया है। और दूसरा क्वेश्चन आपको जैसा मैंने बता दिया कि इस वैक्सीन का नाम याद रखना है स्पुतनिक 5।
एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि भारत में इस वैक्सीन के जो है तीसरे चरण का ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि 2 ट्रायल तो जैसा अभी आपने पढ़ लिया कि 2 ट्रायल जो है इसके पूरे हो गए हैं, उन दोनों चरणों के जो है बारे में जो है जो डाटा है भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो ये कि ये हैदराबाद की जो कंपनी है, जो क्वेश्चन आपके दे रखा है, तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है, जिसके लिए समझौता किया है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? तो राइट आंसर है 2556। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिया था, परंतु यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसमें कि वर्तमान व पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने के लिए एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया के सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। क्योंकि इस एमिकस क्यूरी के जो है सुझाव के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है इस मामले में, और वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक और बात यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की जो है पीठ जिसने कि इस मामले की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि जो है एमिकस क्यूरी के सुझावों के आधार पर उच्च न्यायालयों से ब्लूप्रिंट मांगा जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि देश भर में नेताओं के खिलाफ 4442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो और इनमें से 2556 ऐसे मामलों में, यानी कि आपराधिक मामलों में वर्तमान सांसद व विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, कुल संख्या की अगर बात करें नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले जो चल रहे हैं यानी कि मुकदमे चल रहे हैं, तो उनकी संख्या है 4442। और केवल अगर बात करें वर्तमान की, यानी कि वर्तमान में सांसदों और विधायकों, ऐसे जो है सांसद जो वर्तमान में, ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में सांसद हैं या विधायक हैं, तो ऐसे जो है इन सांसदों विधायकों की संख्या है 2556। यानी कि वर्तमान में जो सांसद या विधायक के पद पर हैं, तो ऐसे सांसदों और विधायकों की अगर बात करें तो उनमें से 2556 के खिलाफ वर्तमान में आपराधिक केस चल रहे हैं। परंतु दोनों भी क्वेश्चन आप याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश में कुल जो है कितने नेताओं के खिलाफ जो है आपराधिक मामले यानी मुकदमे चल रहे हैं, तो 4442। और अगर क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाए कि वर्तमान में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कितने जो है मुकदमे चल रहे हैं, तो 2556। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में ये याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो आपको याद रखना है, जैसा मैंने भी आपको बताया था, एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया, जिसके जो सुझावों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जो सुनवाई की है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है 2021। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अगले वर्ष यानी कि 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी में जो है जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसको हम बोले, ने यह चंद्रयान 2 से मिले आंकड़ों के आधार पर लैंडर के डिजाइन में कुछ जो है अहम बदलाव किए हैं। और चंद्रयान 2 के लैंडर, जिसका नाम विक्रम में 5 इंजन जो लगाए गए थे, तो अब चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 ही इंजन लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि लैंडर विक्रम सही लैंडिंग नहीं कर पाया था चंद्रयान 2 में,
लैंडर विक्रम सही लैंडिंग नहीं कर पाया था। इसी वजह से जो है चंद्रयान 2 जब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें कि चंद्रयान 3 जो है ये मिशन जो है 2021 में होगा, या यूँ कहें कि चंद्रयान 3 का लॉन्च जो है 2021 में होगा। और जैसा मैंने बताया कि इसके लैंडर में जो है 4 इंजन लगाए जाएंगे, पहले 5 थे पहले वाले में अभियान में चंद्रयान 2 में, अब इसमें 4 इंजन लगाए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत के किस उद्योग समूह के परिवार के सदस्यों में संपत्ति हिस्सेदारी को लेकर विवाद छिड़ गया है? तो राइट आंसर है किर्लोस्कर। विद्यार्थियों, ये उद्योग समूह बहुत पुराना है, 132 वर्ष पुराना है ये उद्योग समूह किर्लोस्कर। तो 132 वर्ष पुराने इस उद्योग समूह किर्लोस्कर ग्रुप में तीनों भाइयों के बीच जो है संपत्ति हिस्सेदारी को लेकर विवाद छिड़ गया है और ये मामला सेबी के पास पहुंचा है। तो तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है किर्लोस्कर समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 6.8%। यानी कि बांग्लादेश जो है की अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो इसलिए 2020-21 में 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है एशियाई विकास बैंक ने। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कौन सा सत्र 16 सितंबर से शुरू हुआ है जिसमें भारत के प्रतिनिधि पवन बाथे ने भाग लिया है? तो राइट आंसर है 45वां सत्र। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने से संबंधित विधेयक संसद ने 16 सितंबर को पारित किया है? तो राइट आंसर है गुजरात। यानी कि गुजरात के आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में अलग अलग जो है आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात की जो अलग अलग आयुर्वेद संस्थान है उनका जो है विलय करके, इस जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विलय करके जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है संसद ने विधेयक पारित किया है। इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद निधि कोष, सांसद निधि में, निधि कह लो या कोष कह लो, सांसद निधि में प्रति वित्त वर्ष के लिए कितना रुपया दिया जाता है जिसका सरकार ने 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है, जिसको सरकार ने 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर है 5 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष बजट में सांसदों के लिए यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के लिए अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए जो है 5 करोड़ रुपया बजट में जो है सांसद निधि के रूप में जमा किया जाता है। बजट में प्रावधान किया जाता है 5 करोड़ रुपये का सांसद निधि कोष के लिए। और इस तरह से जो है इन सांसदों को विकास कार्य करवाने के लिए जो है हर साल के तौर पर यानी कि हर वित्त वर्ष के लिए जो 5-5 करोड़ रुपया इनको मिलता है। तो इस कोष का या इस जो है राशि का उपयोग कोरोना महामारी में करने के लिए सरकार ने इस सांसद निधि को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। यानी कि 2 साल तक सांसदों को जो है ये सांसद निधि कोष के तौर पर पैसा नहीं मिलेगा। तो कोरोना महामारी की वजह से ऐसा किया है। और विद्यार्थियों, आपको मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि सांसदों को प्रति माह जो 1 लाख रुपया वेतन मिलता है तो उसमें से भी 30% कटौती करने के लिए संसद ने जो है विधेयक पारित किया है। तो और वो जो है वेतन 1 साल तक कटता रहेगा उनका। और यहाँ पर ये सांसद निधि की बात करें तो ये 2 वर्ष के लिए निलंबित की गई है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप अलग रूप में याद रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें संसद भवन की नई इमारत शब्द आएगा विद्यार्थियों, इमारतों नहीं आएगा। संसद भवन की नई इमारत के निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च होगी? तो राइट आंसर है
861.90 करोड़, यानी कि 861 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च होगा इसमें। तो विद्यार्थी इसमें जो प्रिंट मिस्टेक हो उसको आप सही रूप में पढ़ना। संसद भवन की नई इमारत के निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च होगी, तो 861.90 यानी कि जो 861 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च होगा। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए जो है बोली लगाई गई थी। तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जिसने जो है 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, और यहाँ पर इसलिए ठेका उसको जो है दिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जिसने कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो बोली लगाई वो 861 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाई थी, और ये सबसे कम बोली रही। इसलिए जितनी भी कंपनी ने बोली लगाई उनमें सबसे कम बोली जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की रही। इसलिए ठेका इस भवन के निर्माण के लिए ठेका इस जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जो है दे दिया गया है। और यहाँ पर एक और बात, एक जो है कंपनी जिसका नाम है L&T लिमिटेड, उसने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, परंतु जैसा कि मैंने कहा भी आपको कि सबसे कम बोली जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लगाई, इसलिए ये ठेका इसको जो है दे दिया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक और बात में विद्यार्थी थोड़ा और आपको जो है बता दूं, इसमें यहाँ पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये नया जो संसद भवन की बिल्डिंग जो बनेगी, नए संसद भवन की जो बिल्डिंग बनेगी, या यूं की जो है यूं कहें कि नया संसद भवन जो बनेगा, तो उसमें लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए 900 सीटें होंगी। याद रखिएगा विद्यार्थियों, 900 सीटें लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए। और जबकि संसद के संयुक्त सत्र में, यानी कि जब संसद का संयुक्त सत्र होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य बैठते हैं, तो संसद के संयुक्त सत्र में जो है 1350 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। यानी कि जो सेंट्रल हॉल जो है जिसमें कि संयुक्त सत्र होता है, तो सेंट्रल हॉल में 1350 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। इतना बड़ा सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा, यानी कि केंद्रीय हॉल जो है 1350 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी केंद्रीय हॉल में। तो ये भी आपको याद रखना है 1350। एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर, वो ये कि 2022 के जुलाई महीने में होने वाला संसद का मानसून सत्र नए संसद भवन में आयोजित की जाने की तैयारी कर रही है सरकार। यानी कि ये जब अगले वर्ष, यानी कि अगले वर्ष नहीं, 2022 का जुलाई महीना जिसमें कि मानसून सत्र शुरू होगा, तो वो जो है नई बिल्डिंग में ही हो, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि संसद भवन का जो निर्माण कार्य किया जाएगा, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। विद्यार्थी में नाम वापस रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। और ये निर्माण कार्य वर्तमान में जो संसद भवन है, तो इस संसद भवन की जो इमारत है, यानी कि संसद भवन है, इसके नज़दीक ही जो है ये नई इमारत बनेगी, और इसके बनने में जो है कुल 21 महीने का समय लगेगा। और इसलिए आपको ये अतिरिक्त क्वेश्चंस याद रखने हैं विद्यार्थियों। इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि समय कितना अनुमानित है, तो लगभग 21 महीने, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह है कि सेंट्रल विस्टा पर पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण कार्य होगा, और वो वर्तमान संसद जो भवन जो है उसके पास ही निर्माण कार्य होएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय हॉल जिसमें कि संयुक्त सत्र होता है, तो उसमें 1350 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों के बैठने के लिए जो है सदन में 900 सीटें होंगी, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि संसद भवन की इस नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है कौन करेगा, यानी किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा जिसको ठेका दिया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। और कितनी लागत आएगी आपने अभी, यानी कि कितने में ठेका छूटा है या कितनी जो है राशि खर्च होएगी, तो 861 करोड़ 90 लाख रुपए इस पर खर्च होएगा। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है
तो राइट आंसर है ब्रुसेल्स। विद्यार्थियों, आपको याद है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी तो हेलसिंकी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो ये ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पर ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आप जानते हो कि ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय भी है। नाटो जो है अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन है। नाटो, जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन है, तो नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है और ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है। और यहाँ पर एक बात और वो आपको याद रखनी है कि यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश हैं, यानी यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देश कितने हैं? 28। और जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए अपने यहाँ जनमत संग्रह, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ जनमत संग्रह करवाया था और उस जनमत संग्रह के आधार पर जनता ने फैसला दिया था कि वो जो यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं। इसलिए 2021 तक जो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, जिसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ ब्रिटेन द्विपक्षीय समझौते में एक तरफा बदलाव नहीं कर सकता। यानी कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता हुआ, जिसको हम बोले यूरोपीय संघ ब्रिटेन द्विपक्षीय समझौता, तो इस द्विपक्षीय समझौते में ब्रिटेन अपनी इच्छा अनुसार बदलाव नहीं कर सकता, ऐसा कहा है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। तो विद्यार्थियों, आपको जो है ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, इसलिए इसको इस रूप में याद रखना है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।